तो चलिए, आज 10 मार्च को हम लोग कनेक्ट हुए हैं और हम आगे की कार्रवाई रोहित के हाथों में सौंपते हैं। रोहित जी, ओवर टू यू। Hello everyone, welcome to March 10 बुक रीडिंग कम्युनिटी। और जैसा कि पर्सनल ग्रेटनेस में हमारे अजय सर शुरू करते हैं, तो कहाँ है अजय सर? अजय सर अभी नहीं आए हैं क्या? अजय जी नहीं है आज, अभी दिखने। तो मैं आज डिस्क्राइब करने के लिए दूंगा सुप्रिया मैम को। हेलो, रोहित, किसका नाम लिया? सुप्रिया मैम। सुप्रिया जी तो रोहित, सुनीता मैम को दे दो। मैं थोड़ा तनुष को सुला रही हूँ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। सुनीता मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके बच्चे। Reflection is the mother of wisdom. Carve out some time each day to ask ourselves why we are here, how we are living, and whether we are making the highest use of the gifts the life has given us. Make the time to think daily. So here it says, और जैसा हम मानते भी हैं, जानते हैं कि हमको जो भी गुण हमारे पास हैं वो हमें एज अ गिफ्ट मिले हैं हमारे प्रभु जी से। सो हमको ये रिफ्लेक्ट करना है, ये ध्यान, अंतर ध्यान ये करना है कि क्या हम जो हमें दिया गया है, क्या हम उसे यूज कर पा रहे हैं और उसका फुल पोटेंशियल हम अपना यूज कर रहे हैं। जो हमारे में पोटेंशियल है, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ये हमें रोज ही अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है। दो इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन, हु एम आई एंड व्हाट इज माय मिशन इन लाइफ। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ जाता है एज वी ग्रो कि हमारा पोटेंशियल क्या है, व्हाट एम आई गुड एट, और ये गॉड गिफ्ट जो हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं इन ग्रैटिट्यूड। दैट विल बी ऑल। शानदार सुनीता मैम। और सुनीता मैम ने काफी खूबसूरती के साथ आज का जो पर्सनल ग्रेटनेस को एक्सप्रेस किया है। सो जोरदार तालियां हो जाए सुनीता मैम के लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। तो शुरू करते हैं आज के बुक रीडिंग सेशन को। तो मैं सुखदेव सर को बुलाना चाहूंगा और उन्हीं से आज का सेशन का शुभारंभ हो, हमारे टीचर। थैंक यू रोहित जी। सुखदेव जी शुरू कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। सतर्कतापूर्वक सुधारात्मक प्रतिक्रिया हमारे संबंधों को बना या बिगाड़ सकती है। आश्चर्य है कि अंग्रेजी में तलवार, स्वॉर्ड, को शब्दों में वर्ड्स कहें अक्षर समान है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि अगर उनका प्रयोग ठीक से न किया जाए तो दोनों का प्रभाव भी एक जैसा ही होगा। अज्ञात, हमारी कुंठा अधिकतर संबंधों में अनुपयुक्त आचरण से होती है। मैंने हैरी को सांत्वना देते हुए कहा, और यह आपसी संबंधों में कमी के कारण उत्पन्न होती है, चाहे वह हमारे शारीरिक हाव भाव में हो, हमारे व्यवहार में हो या हमारे शब्दों में। हमें अनिवार्यतः
अपने संबंधों का पूरा दायित्व स्वीकार करना होगा। मैंने कहा, अगर मैं हमेशा यही सोचता रहूं कि अपनी पत्नी को नाराज होने से बचाने के लिए, सर स्क्रॉल करना जरा, बचाने के लिए मुझे क्या कहना होगा, तो इससे तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी और जीवन बहुत ही नपा तुला सा लगने लगेगा। हैरी ने जवाब दिया। मैंने आह भरी, आह हाँ हैरी, हम दूसरों को सुधारते समय अपने शब्दों का चुनाव सतर्कता से करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उनमें प्रशंसा की पूंजी का निवेश करना होगा। मैं विषय को विस्तार से समझाने के लिए तैयार हो गया। निकासी से पहले निवेश। ओके, थैंक यू सुखदेव सर, आपने बहुत अच्छे से रीड किया। और क्या आप इसमें से अपनी जो लर्निंग्स है वो शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सर। तो इसमें जैसे उसने बताया स्वॉर्ड और वर्ड, तो कहता दोनों का, तलवार और शब्दों को आपस में सिमिलरिटी दिखाई है कि दोनों का हमें प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। जैसे तलवार से घाव होता है, तो कई बार हमारे कहे गए शब्द भी सामने वालों को तलवार की तरह ही घाव दे जाते हैं। तो हमें इन दोनों का प्रयोग करते समय सोचना चाहिए। शब्द और, जैसे उसने शब्द और तलवार का कहा। और दूसरा कहता हमें ये भी नहीं सोचता रहना चाहिए कि वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँ, हर बार नपी तोली बात ही जिससे हमारी बिल्कुल वो बोरियत भरी लाइफ बन जाए, पत्नी नाराज होने से बचे और मैं उसके बारे में क्या कहूँ। और इससे तो वो कहता नपा तुला जीवन जीने लगेंगे हम। और वो आ बढ़ता और कहता दूसरों को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले शब्दों का चुनाव करते समय अलर्ट रहना होगा। लेकिन इनसे भी पहले वो कहता है दूसरों में हमें प्रशंसा की पूंजी का निवेश, यानी हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा लोगों को। तो लोगों को हम अप्रिशिएट करेंगे तभी हम लोगों को समझा पाएंगे या समझ पाएंगे। इसमें यही उसने बताने की कोशिश की है। अभी आगे की कहानी आगे है। थैंक यू थैंक यू। तो अब मैं अगले रीडर्स को बुलाना चाहूंगा, जो कि अश्विनी जी। अश्विनी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कृपया अपना माइक ऑन करें। अश्विनी जी, जहां कहीं भी हो, कृपया अपना माइक ऑन कर। उनका कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन वो है। ओके, तो मैं जतिन भाई को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी शानदार होते हैं। तो मैं जतिन सर को बुलाना चाहूंगा ताकि वो हमारे बीच आए और कुछ लर्निंग्स को शेयर करें। मुझे दिसंबर 2017 के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जीवन और काम के संतुलन को सशक्त करती भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया। स्थान वैसा ही था जिसकी वेशा थी। एक बड़ा गोला सभागार, एक वृद्ध मंच जिस पर मखमली लाल कालीन बिछा था, और सामने थे दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज से आए 150 कार्यपालक। ये एक प्रतिष्ठित आयोजन था और वहां व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए जाने वाले मैंने अपने सौभाग्य समझा। एक तथ्य जो मैंने वहां प्रस्तुत किया लगा कि उन उच्च स्तरीय दर्शकों को प्रभावित कर गया। मैंने कहा था मेरे म्यूचुअल फंड और संबंधों के बीच एक समानता है, और इन दोनों में से एक कुछ निकालने से पहले निवेश करना पड़ता है। पर होता ये है कि बहुत बार सुधारने से पहले हम व्यक्ति को सराहना और उस संबंधों में प्रवेश का निवेश करना भूल जाते हैं। ऐसा करना उन्हें प्रेरणाहीन और उत्साहित कर सकता है। प्रशंसा की कला सीखना स्वस्थ संबंधों का निर्माण के लिए आवश्यक है। इससे मैंने तब अनुभव किया जब मैं नेपाल यात्रा पर था। थैंक यू जतिन जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और क्या आप इसमें से लर्निंग्स कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसमें मेन लर्निंग ये है कि जो आप मतलब अगर किसी की प्रशंसा करते हो तो आपकी मतलब रिलेशन बेटर होते हैं और मधुर
This is main learning. तो मैं अगले रीडर्स को बुलाना चाहूंगा, जो कि है योगिता मोहिता जी। योगिता जी, अगर आप मेरी आवाज हाँ सुन रहे हैं सर। तो हाँ सर। सर दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर करेंगे क्या? मेरे चारों फेस है, मुझे याद है। थोड़ा ऊपर से। सॉरी, मुझे याद है कैसे मेरे दांत बज रहे थे, मेरा शरीर कांप रहा था और मेरी आंखें मेरे चारों ओर फैले सौंदर्य पर टिकी थी। हिमालय के पहाड़ी दे मुक्ति के कड़ाके की ठंड थी। मुक्तिनाथ हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक समान ही पवित्र स्थल है। हिंदुओं के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहाँ काली गंडकी के प्रवाह की दिशा में जाने पर भगवान विष्णु की प्राकृतिक आकृति दिखती है। और बौद्धों के लिए यह एक ऐसा स्थल है जहाँ महत्वपूर्ण देवी देवताओं का वास है। कुछ सन्यासी जिनमें मैं भी सम्मिलित था, कुछ परिवारों के समूह के आध्यात्मिक आश्रम के लिए दुनिया के इस सुंदर सुंदर हिस्से में आए थे। कुछ सन्यासी कुछ सन्यासी जिनमें मैं भी सम्मिलित था, कुछ परिवार के समूह के आध्यात्मिक आश्रम के लिए दुनिया के इस सुंदर हिस्से में आए थे। कुछ समय इस स्थान के महत्ता पर हुए वार्तालाप में बिताने के बाद हम अपने आवास स्थल पर लौट आए। इस भ्रमण का उद्देश्य केवल गुणवत्ता वाली यात्रा नहीं था, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण था इन परिवारों के साथ समय बिताना। मैंने पाया कि प्रकृति के मध्य लोगों के साथ खुले संप्रेषण के द्वारा हमारे संबंधों की मजबूती पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बढ़िया समय बिताने का कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए हिमालय से बेहतर पृष्ठभूमि संभव नहीं। जैसे ही मैं थैंक यू योगिता जी, आपने काफी शानदार तरीके से रीड किया। और क्या आप इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सर ज्यादा समय अगर हम बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम प्रकृति के साथ, तो और अच्छा हम एक दूसरे को जान सकते हैं। थैंक यू। और हिमालय एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है समय बिताना एक दूसरे के साथ। ग्रेट। ओके, तो अब जो हमारे अगले रीडर्स होंगे वो बहुत ही कम टाइम्स हमारे साथ व्यतीत करते हैं और उनका नाम है देवांशु मैम, जो कि हमारे भगवत गीता के बहुत ही वेलकम देवांशु मैम। थैंक यू। जैसे ही मैं कस्बे में किराए पर लिए मकान पर लौटा, मैंने जल्दी से ईमेल देखने के लिए अपना लैपटॉप खोला। मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे लिए तो समय थम गया था, पर मुंबई के लोगों के लिए नहीं, जिनके पास मुझसे विमर्श करने के लिए महत्वपूर्ण मसले थे। जैसे ही मैंने अपने इनबॉक्स में किसी महत्वपूर्ण मेल के लिए ऊपर से नीचे की ओर देखा, एक महत्वपूर्ण ईमेल ने ध्यान आकर्षित किया। यूक्रेन के लिए आपका वीजा स्वीकार कर लिया गया है। आप चाहें तो दिल्ली से स्वयं पासपोर्ट ले सकते हैं, अन्यथा आपके द्वारा चयनित पते पर इसे पहुंचाने में हमें 5 कार्य दिवस लगेंगे। 5 कार्य दिवस में घबरा गए मुझे और एक अन्य सन्यासी को मुंबई पहुंचने ऊपर करना ना 5 कार्य दिवस में घबरा गए मुझे और एक अन्य सन्यासी को मुंबई पहुंचने के 3 दिनों के भीतर ही यूक्रेन के लिए निकलना था। मैं अपनी यूक्रेन की फ्लाइट किसी भी तरह छोड़ नहीं सकता था। मेरे अध्यात्म गुरु राधा नाम स्वामी के खास तौर से मुझे जानने के लिए कहा था
मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया, दिमाग में योजना बनानी आरंभ कर दी। मैं घर के सामुदायिक हिस्से की ओर दौड़ा। सब लोग हर्बल चाय पीते हुए हंस रहे थे और गरमा गरमा रहे थे। उनकी ऊनी टोपियों और दस्ताने अंगूठियों पर अंगीठियों पर सूख रहे थे। उसे उचित समय समझते हुए मैंने जिज्ञासावश एक वरिष्ठ सन्यासी से पूछा कि क्या मैं दिल्ली के लिए कुछ दिन पहले निकल सकता हूँ? मुझे यूक्रेन के कॉन्सुलेट से अपना पासपोर्ट उठाना है बस, और रेलगाड़ी की यात्रा काठमांडू से दिल्ली तक दुष्कर है, जिसे 34 घंटे लगते हैं। फ्लाइट कुछ ही घंटों की होगी और पूर्वी यूरोप तक पहुंचने की दौड़ में मेरा कीमती समय बचाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब थैंक यू आपको सो इनमें से कुछ लर्निंग्स को शेयर करने हैं जो कि लर्निंग आपने मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब बहुत सिंपल उसमें ही दिया है कि मतलब उसका वीजा लग जाता है और वो मतलब वीजा के लिए वो जाना चाहता है खुद से, मतलब कि ज्यादा टाइम ना लगे कि बिकॉज 5 वर्किंग डेज पोस्टल द्वारा मिलेगा उसको, तो वो चाहता है खुद ही जाके फटाफट। एक्चुअली वो अपने यूक्रेन का जो उसको वो मिस नहीं करना चाहते थे, तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज ही है। ओके, तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो तो मच। अब हमारे जो अगले कैंडिडेट्स होंगे वो फिटनेस के ज्ञाता हैं और अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान देते हैं। तो प्लीज एंड मोस्टली वेलकम अजमत जी, आपका स्वागत है। अजमत सर अजमत सर अपने आप को म्यूट कीजिए। नेटवर्क इशू है क्या? आई थिंक अजमत को कुछ फोन वोन आया होगा या नेटवर्क इशू होगा, अभी तो कैमरा चालू था उनका। तो मैं विपिन जी को बुलाना चाहूंगा, विपिन मौर्य। विपिन सर, आर यू देयर? विपिन का भी नेटवर्क इशू है, उसने पहले भी लिखा था अनम्यूट नहीं हो रहा था उनका। तो मित्रा मैम, आर यू देयर? Yes, Rohit. फाइनली गॉड। Thank you. कहाँ से करना है तुम्हारा? तुम्हारा किस Okay. तुम्हारा किस तरह जाने? Okay. तुम्हारा किस तरह जाने का इरादा है? उन्होंने अदरक वाली गर्म चाय का घूंट भरते हुए पूछा। फ्लाइट से वो कुछ ही घंटों की होगी, मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा। और उस फ्लाइट का मूल्य कौन चुकाएगा? मैंने भाप लिया कि मेरे सोच के अनुसार ये कार्य नहीं होने वाला है। बात मैं नहीं कहना चाहता था। हमारा मंदिर जहाँ पहले ही धन की कमी थी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पासपोर्ट दिल्ली में है। अगर मैं अपना पासपोर्ट कल सुबह तक वहां से नहीं लूंगा तो हम यूक्रेन समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, मैंने निवेदन किया। बात करते लोगों का शोर कम हो गया क्योंकि वे हमारा वार्तालाप सुनने लगे थे। वरिष्ठ सन्यासी ने अपनी चाय नीचे रख दी। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा ऊपर कीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि ये सही विचार है। तुम दिल्ली तक ट्रेन से हमारे साथ चलोगे और फिर यूक्रेन के लिए कुछ दिन बाद चले जाना, उन्होंने अधिकारपूर्ण ढंग से कहा। हमारी यूक्रेन की टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थी, पर मैंने आगे कुछ न कहा। मैं वहां से निकला और अपने कमरे में चला गया। शाम को उन्हें वरिष्ठ सन्यासी ने समूह के समक्ष एक छोटा सा प्रवचन दिया जिसमें उन स्थानों से जुड़ी कथाएं कही जिन्हें हम अब तक देख चुके थे। रात्रि भोज का समय होने वाला था। मैंने उनके समक्ष विषय को पुनः उठाया। मेरा यूक्रेन जाना आवश्यक था। वे उठकर खड़े हो थैंक यू गए। मैम। Okay, तो thank इसमें कुछ लर्निंग्स, क्योंकि यह तो एक कहानी चली आ रही है, तो you. थैंक यू। Okay. तो मैं अब बुलाना चाहूंगा नेहा मैम को। नेहा मैम, अगर हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
नेहा मैम, आर यू देयर? नो। तो मैं बुलाना चाहूंगा मेधा जी को। मेधा जी, आर यू देयर? थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट। वे उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ऊंची आवाज में सबके सामने बोलना आरंभ कर दिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यह संभव नहीं। तुम इस विषय को फिर से क्यों उठा रहे हो? क्या तुम में जरा भी तमीज नहीं है? वे पूरे 5 मिनटों तक मुझे डांटते रहे। यह अपमानजनक था। ये सभी परिवार मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनके बच्चे मुझे अपना आदर्श समझते थे और यहाँ सार्वजनिक रूप से मुझे बदनाम किया जा रहा था। मैं अपने कमरे में चला आया। दोनों तरफ बंक बेड वाले 3 मीटर लंबे कमरे में मैं हाँफते हुए इधर से उधर टहलने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे दिमाग में तेजी से विचार आ रहे थे। कोई व्यक्ति मुझसे इस प्रकार से कैसे बोल सकता है? मैंने तो सोचा था कि हम मित्र हैं। वे नहीं समझ रहे कि मेरी यूक्रेन की फ्लाइट कितनी महत्वपूर्ण है। गुस्से में किसी को कुछ भी कहना आसान होता है। जब हमारा चकनाचूर हो जाता है, हमारी भावनाएं यहाँ वहां दौड़ने लगती है। मैंने स्वयं को नियंत्रित किया, गहरी सांस ली और प्रार्थना की। मैंने विराम का बटन दबाने का निर्णय लिया। थैंक यू, उनकी थैंक यू, ओके, वेलकम। थैंक यू मेधा जी। थैंक यू। तो इसमें कुछ अपनी जो लर्निंग्स है, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? लर्निंग तो यही है जो सबके साथ होता है। अगर कोई हमें डांटता है तो हमारा माइंड कुछ ज्यादा तेजी से सोचने लगता है। हम इधर उधर घूमते, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते। वही हुआ था उनके साथ भी। थैंक यू। तो मैं अगले रीडर्स और को बुलाना चाहूंगा। स्पेशली मैं ऐड करूंगी, और हमें सबसे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। दुख वहां होता है जो कि जिनको हम अपना मित्र समझते हैं यस और यस। जिनसे हमारी अपेक्षा नहीं होती है इन सब चीजों की, तो तब हमें ज्यादा दुख होता है। कोई स्ट्रेंजर करे तो फर्क नहीं पड़ता इतना, जब अपने ही करते हैं तब ज्यादा फर्क पड़ता है, दुख होता है। थैंक यू, That's थैंक यू it. सुनीता मैम। एक जोरदार तालियां हो जाए सुनीता मैम के लिए, उनकी लर्निंग्स के लिए। तो मैं अगले कैंडिडेट्स को बुलाना चाहूंगा जो कि विपिन जी हैं, और उन्होंने जैसा बताया कि आई एम रेडी टू रीड। तो विपिन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जर्नी करो। थैंक यू रोहित। उनकी बात में दम था। मंदिर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हमारे साथ यात्रा कर रहे परिवार इस खर्च को मांगना अनुचित था और मैं उन्हें इस यात्रा में छोड़कर नहीं जा सकता था। ये व्यवहारिक कारण था जिन्हें मैंने स्वयं को शांत करने के लिए सूचीबद्ध किया। इससे सहायता मिली, पर थोड़ी सी। मैंने अपनी आंखें बंद की और याद किया कि उन्हीं वरिष्ठ भक्षु ने आश्रम में मेरे शुरू के दिन में मेरी कितनी सहायता की थी और कितना स्नेह दिया था। वही एक थे जिन्होंने मुझे एक एहसास दिलाया था कि आश्रम ही मेरा घर है। मैं जितने समय से उन्हें जानता था, उन्होंने इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वे हमेशा मुझमें प्रेम, दया और विश्वास का ही निवेश करते रहते थे। इस प्रकार अचानक प्रहार करना उनका स्वभाव नहीं था। क्या उनके दिमाग में कुछ चल रहा था? मैंने अपना चेहरा धोया और वहां लौट आया जहां सभी लोग एकत्रित थे। वहां टमाटर सूप और ताजा पकाई गई ब्रेड की सुगंध फैली थी। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, वातावरण में तनाव भी दिखाई दिया। मैं भीतर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और वैसे ही व्यवहार किया जैसे मैं हमेशा करता था। उन्होंने मुझ पर सरी नजर डाली और हमारी आंखें मिली। यही था हमारा खेल, खेद व्यक्त करने और क्षमाशीलता का परिष्कृत तरीका। लोगों ने राहत की सांस ली। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था। हमने यह विषय फिर नहीं उठाया।
थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। तो आप इसमें कुछ अपना ऐड करना चाहेंगे, अपने लर्निंग्स, अपने थॉट्स? एक्चुअली यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा स्टोरी बताया कि जब हमारा किसी अपने से ही कुछ हो जाता है, बहस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा शांति से उसको सोचते हैं और फिर जब उनसे फेस होता है, यानी जहाँ पे उन्होंने जब उनको फेस किया और सारी दोनों लोगों की नजरें मिलती हैं, तो सारा जो वहम रहता है या जो भी चीजें होती हैं, वो तुरंत एक दूसरे को माफ करके सब कुछ भूल जाते हैं। थैंक यू। तो मैं अगले रीडर्स को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे ग्रुप को बहुत अच्छे से बांध कर रखे हुए हैं, और उनका नाम है कुमार सर। सो एक जोरदार तालियां से कुमार सर का वेलकम किया जाए। एक्चुअली कुमार सर ने ग्रुप को क्रिएट किया है और बहुत आई मीन, यानी कि कुमार सर का इस ग्रुप के लिए तो हर चीज है। इस ग्रुप को क्रिएट भी किया और बांध के भी रखे हो। थैंक यू। वो हमारे लिए फेविकॉल की तरह काम करते हैं, सबको चिपका के रखते हैं। कोई अगर छुट भी जाता है तो उनको पकड़ के है ना, जो सबको जोड़ के एक्चुअली कुमार भैया फेविकोल नहीं है, वो मैग्नेट है, और जैसा उनके अंदर होता है ना, दूसरे को भी वो ऐसे ही बनाते हैं। तो फेविकोल नहीं है, वो मैग्नेट है। ग्रेट है ना। और आप सबके लिए जबरदस्त तालियां पहले, और रोहित के लिए खासकर, क्योंकि रोहित ने आज सबसे पहले है ना एक अच्छा काम किया कि अपॉर्चुनिटी को ले लिया। हमने बोला पढ़ाओगे, तो रोहित ने बोला यस, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और जिनका भी कैमरा चालू है उन सबके लिए भी जबरदस्त तालियां। और कुछ बढ़िया सीखते हैं, है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक हमने इस बुक में, इस चैप्टर्स में पढ़ा खासकर, है ना, वो क्या था कि देखो झगड़ा हो गया, है ना, झगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कैसे हम उसको कर सकते हैं, और ऐसे होता रहता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या होता है ना, हम लोग इसको सीरियसली समझना शुरू कर देते हैं, हम लोग मैच्योर हो जाते हैं ना। लेकिन सोचो जब हम बचपन में थे, या हमारे बचपन के लोग अगर किसी को देखे, तो कितना झगड़ा होता है यार। हम तो सीरियसली लेते नहीं, कर लिया झगड़ा, कोई बात नहीं, 2 घंटे के बाद में उसी के साथ तो, है ना, खेलते हैं, फिर झगड़ा करते हैं 2 घंटे के बाद में। तो झगड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पकड़ के रखना है ना, ये मैच्योरिटी, कुछ मैच्योरिटी हमें छोड़ देनी चाहिए। और इसी मैच्योरिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात किया हुआ है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सुबह काठमांडू के बस अड्डे पर हलचल थी। लोग धातु के बर्तनों में चाय बेच रहे थे, कुली अपनी रेहड़ियों पर लोगों के बैग लेकर दौड़ रहे थे, और आधी पतलून पहने भारी कैमरे उठाए सैलानी नेपाली बच्चों द्वारा परेशान किए जा रहे थे, जो उनसे कुछ पैसे चाहते थे। ये दक्षिण एशिया के यातायात टर्मिनलों का सामान्य दृश्य था। हमें गोरखपुर पहुंचने के लिए बस में 10 घंटे की यात्रा करनी थी, जहां से आगे की हमारी यात्रा ट्रेन द्वारा थी। बस से ट्रेन बदलना बहुत जल्दी से हुआ। हमारे पास ट्रेन की स्लीपर क्लास की टिकटें थी, जिसमें सीटें 3 टियर बर्थों में बदल जाती हैं। मैं वो नीली सीटें देखने के लिए आतुर था, क्योंकि आधे दिन की बस यात्रा में बैठे रहने से मेरी गर्दन अकड़ गई थी। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गया, और ट्रेन ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, वह सुंदर ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरने लगी। आधे घंटे की यात्रा के बाद वे वरिष्ठ सन्यासी आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने चेहरे की पर से बहते आंसुओं के साथ मेरे प्रति अपने व्यवहार के लिए उन्होंने खेद व्यक्त करने लगे। मैं क्या करता, मैं भी उनके साथ रोने लगा। मैं उन्हें इतना भावुक पहले कभी नहीं देखा था। जब हम उन लोगों को परेशान देखते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो हम भी परेशान हो जाते हैं। मैंने भी उनसे क्षमा मांगी, कहा कि मुझे आप पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, आपकी चिंता उचित थी। उन्होंने मेरी क्षमा याचना को स्वीकार नहीं किया और हट की कि सारा कसूर उनका ही था। वास्तव में सच्ची क्षमाशीलता दोस्तों के बीच सबसे शक्तिशाली जुड़ाव बनाने में सहायक होती है। थैंक यू। तो लर्निंग यही है जो लास्ट में हमने पढ़ा, क्षमाशीलता ही सही है ना, दोस्ती बनती है, और इसी से जुड़ाव बनते हैं। तो जहां जहां भी झगड़े हो जाए, जल्दी जल्दी क्षमा करना सीखें। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। तो अगले रीडर्स को बुलाना चाहूंगा, जो कि मोनिका जी हैं। तो मोनिका जैन जी, आप
अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। मोनिका मैम, आर यू देयर? नो। पंकज जी, पंकज जसवाल जी, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? या यस सर। तो कुछ हफ्तों के बाद जब हम सभी परिवारों के साथ एक साथ कार्यक्रम में कार्यक्रम में इकट्ठे हुए, हमने उनसे पूछा कि उनके नेपाल यात्रा की क्या विशिष्टताएं रहीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि वे कहेंगे कि उन्हें रहस्य से भरे मंदिर पसंद आए, काठमांडू के दृश्य या हमारे व्याख्यान पसंद आए, पर उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। उन सबका यही मत था कि यात्रा की सबसे विशिष्ट घटना मेरे और उन वरिष्ठ सन्यासी के बीच मित्रता देखना थी। एक अरुचिकर विवाद से लेकर गहरी क्षमाशीलता तक वे हमारे जुड़ाव की गहराइयों पर चकित थे। उस दिन से आज तक वे वरिष्ठ सन्यासी मेरे निकटतम मित्र हैं। थोड़ा इसको ऊपर करेंगे तो पढ़ पाऊंगा मैं। केवल जब हम लोगों में निवेश करते हैं तभी हम उनमें सुधार कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा एक झटके में होता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, गलतियां होती हैं और गुस्सा आ जाता है। लेकिन यदि दूसरे में हमारा निवेश दृढ़ है, तो वो जिस देखभाल, स्नेह और सराहना के हकदार हैं, हम उन्हें दे रहे हैं। तो ये छोटे बदलाव वर्षा की फुहारों की तरह आते हैं, मानसून की मूसलाधार बारिश की तरह नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सुधारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं दे सकते, बस हमें सही प्रकार से देने की कला सीखनी है। और मैं स्पष्ट करता हूँ, सुधारात्मक थैंक यू पंकज जी। तो आप अपने थॉट्स और लर्निंग के साथ इसमें कुछ अपना ऐड करके हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इसमें इस पैराग्राफ में लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षमाशीलता और दूसरे में निवेश करने से उसका 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 प्रत्युत्तर मिलता है, जिसमें उस मनुष्य में सुधार होता है, लेकिन वो धीरे-धीरे होता है। तो और ये भी बता रहे हैं वो कि हमें ऐसा करने के लिए फीडबैक देना ज़रूरी है। जिसमें लिख रहे हैं कि सुधारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं देंगे, तो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरे को इनपुट देना चाहिए, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक जब दिया जाता है, तो उसको पॉज़िटिवली नहीं लेते लोग। तो इसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि जब हम फीडबैक देते हैं, तो उन्हें उसे सही तरीके से देना चाहिए, जिसका उस व्यक्ति के ऊपर में अच्छा असर हो और वो उसको सही तरीके से ले। आगे आई थिंक आगे वाली पैराग्राफ में फीडबैक के बारे में बताया गया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगले जो हमारे रीडर्स हैं वो साक्षी प्रकाश जी, जिनके नाम के बाद उनके मोबाइल का मॉडल नंबर भी है। तो साक्षी प्रकाश जी, आप अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, सुधारात्मक प्रतिक्रिया एक कला। किसी भी अन्य आवश्यकता से पहले प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा प्रेम देना और पाना है। ये हमारे संबंध ही हैं जो इस मंत्र को फलीभूत करते हैं। ये आश्चर्य है कि जिन संबंधों को हम घोषित करते हैं और अपने हृदय के निकट रखते हैं, उनका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है या अपेक्षा की जा सकती है। अधिकांशतः यही किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता, अपितु लापरवाही और यह न समझ पाने के कारण हो जाता है कि किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी मंशा सही हो सकती है,
लेकिन सही तरीके से सुझाव न देने के कारण हम फायदे से अधिक नुकसान कर सकते हैं। इसी वजह से हमें इसे सही तरीके से करना सीखना चाहिए। इस योग्यता को विकसित करने के लिए अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। जब कभी आपको किसी को सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता हो, इन 4 प्रश्नों के विषय में सोचिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सर आप इसमें कुछ अपने लर्निंग्स को शेयर करना चाहेंगे? आपने जो समझा? आप कीजिए सर। ओके, तो इसे मैं कुमार सर को ओवर करना चाहूँगा क्योंकि कुमार सर? वही चीज। तो देखिए यहाँ है ना, पहली जो बात की है सुधारात्मकता प्रतिक्रिया जो बोला है ना, ये क्या है कि जिनको हम संबंध हमारे पास में होता है, हम मतलब क्लोज होते हैं ना, तो हम वहां पे ये कह सकते हैं कि उनका फायदा भी उठाया जा सकता है, उपेक्षा भी की जा सकती है, और ये जानबूझ के नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते चीजों को, इसलिए ऐसा व्यवहार हमारी तरफ से हो जाता है कई बार। तो हमें सही तरीके से सुझाव देना चाहिए, ठीक है, और इसको सीखना चाहिए। और इसके बारे में आगे और बात किया है कि 4 प्रश्न जब हम किसी को सुधारात्मक प्रतिक्रिया दे तो क्या चीजें होनी चाहिए, उस पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात किया है, जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अगले जो हमारे रीडर्स हैं उनका नाम है श्वेता कपूर जी। श्वेता जी, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, आर यू देयर? श्वेता कपूर? नो। सिंपल मैम? Yes, Rohit. Yes, ओके, I'll read. ओके। क्या सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ? क्या यह आपके लिए उपयुक्त है कि आप उस व्यक्ति को सही करें? एक चुटकुला है कि प्रत्येक महिला सोचती है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बच्चा उसी का है, और हर पुरुष सोचता है कि दुनिया में सबसे अच्छी पत्नी पड़ोसी की है। खुद को चोट लगाने जा रहे किसी दूसरे के बच्चे को चेतावनी देने के लिए हम सब चीखेंगे, लेकिन हम इस अपवादात्मक स्थितियों की चर्चा नहीं कर रहे। क्या किसी अन्य स्थिति में आप किसी दूसरे के बच्चे को सुधारात्मक प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप किसी अन्य के जीवन साथी को प्रतिक्रिया देंगे? अधिकांश स्थितियों में आप नहीं देंगे, इसलिए हमें यह सोचना होगा कि क्या मैं ये प्रतिक्रिया देने के लिए सही इंसान हूँ, या मेरे अलावा कोई अन्य इस कार्य के लिए सही होगा? क्या मैं उसका रिश्तेदार हूँ? क्या मैं उसका थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर। क्या मैं उनका मित्र हूँ? क्या मैं सही प्रतिक्रिया देने के लिए किसी भी प्रकार से सक्षम हूँ? अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आप अगले कदम को जानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सही प्रयोजन है? कहा जाता है कि जीवन में हम 2 चीज़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं, हमारी इच्छाएं और हमारा प्रयोजन। हमारी इच्छाएं उसे नियंत्रित करती हैं जो हम चाहते हैं, और हमारा प्रयोजन बताता है कि हम उसे क्यों चाहते हैं। अनेक मामलों में हम दूसरों को सुधारते हैं क्योंकि हम उनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। उनके विरुद्ध हमारा द्वेष हो सकता है, और हम उन्हें सुधारने के इस अवसर का उपयोग सीधे-सीधे अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह हमारा प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इसे एक मित्र की तरह सहायता के रूप में होना चाहिए। हमें ईमानदार होना चाहिए कि इस बारे में हमारा प्रयोजन उपयुक्त है। हम उन्हें उस गलती से उबारना चाहते हैं जिसे वो कर रहे हैं। प्रेम के रूप में आने वाली प्रतिक्रिया यदि यथोचित रूप से की गई हो तो उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। चाहे वो कठोर ही क्यों न लगे, पर उसका प्रभाव सही होता है। क्या मुझे थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम। तो वेलकम। आप अपने थॉट्स और लर्निंग्स को शेयर करना चाहेंगे हमारे हाँ, साथ? तो ये कंटिन्यूएशन में है कि जो बोल रहे थे कि फीडबैक देना चाहिए, तो ये पूछ रहे हैं कि कुछ-कुछ सवाल है जिसका उत्तर अगर येस है तभी आप, तो पहले है कि मैम एम आई द राइट पर्सन टू गिव द फीडबैक? क्या मैं सही पर्सन हूँ फीडबैक देने के लिए? तो और फिर सेकंड बोला है कि सेकंड बोला कि क्या मेरा वो प्रयोजन, मतलब मेरा इंटेंशन क्या है उसके पीछे?
तो इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर आपका इंटेंशन इसीलिए आप फीडबैक देना चाहते हैं किसी को बिकॉज मे बी किसी तरह का आप उससे बदला लेना चाहते हैं या कोई द्वेष है आपको, मतलब कुछ आपको इल फीलिंग्स है किसी के पर्सन के प्रति और उसलिए आप फीडबैक देना चाहते हैं जस्ट टू शो मे बी कि यू आर इन दैट पोजिशन टू गिव द फीडबैक. सो दैट इज नॉट द राइट थिंग बिकॉज फीडबैक इज सपोज टू बी फॉर द इम्प्रूवमेंट. सो उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए. उसका इंटेंशन होना चाहिए कि किसी को आप गलती करने से बचाएं या गलती से उबारें, मतलब गलती से बाहर लेके आए. तो दैट इज वो टू एस्पेक्ट्स हैव देयर. आर यू द राइट पर्सन एंड डू यू हैव द राइट इंटेंशन टू गिव द फीडबैक. तो इसको एक्सप्लेन किया गया. थैंक यू सिपल मैम. तो जैसा कि हमारा रूल है, हम 11 PM को अपना बुक रीडिंग क्लोज करते हैं. सर कुमार सर, इज इट? बिल्कुल रोहित, तो बहुत बढ़िया. रोहित के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती है. बहुत बढ़िया तरीके से रोहित ने सबको बुक पढ़ाया है, एंगेज. सो ग्रेट, वंडरफुल. और चलिए देवांशु जी कहाँ हैं, उनको लेके आते हैं और आगे कुछ भगवत ज्ञान लेते हैं. या एक शब्द है जब तक मैं इसको शेयर कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप, है ना. और आज हमने वो देखा रोहित में. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से रोहित ने आज लीडरशिप को लिया और मौके का फायदा उठा लिया. सो ग्रेट रोहित. वेरी गुड. तो चलिए देवांशु जी, ओवर टू यू. सभी को मेरा नमस्कार. मैं देवांशु आज फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या के साथ में. तो सभी को जय श्री कृष्ण. कल का एक छोटा सा रिव्यू बताऊंगी कहाँ पर क्लोज किया था कि कैसे श्री कृष्ण बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमें मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करना ही है अपनी लाइफ में. जैसे मौसम बदलता है वैसे ही सुख दुख आते जाते हैं लाइफ में और हमको उस हिसाब से अपने आप को ढालना है. बहुत ज्यादा खुशी में एक्साइटेड नहीं होना है और बहुत ज्यादा दुख में भी हमको गम नहीं मनाना है, शोक नहीं मनाना है. ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं. अभी 15वां श्लोक. यम ही न व्यथयत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ समुदुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते. क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख के समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है. सुख दुख को बराबर समझे. जो दोनों हालात में एक जैसे रहे वही जीवन में आगे बढ़ता है. मतलब हमें दोनों ही हालातों में अपने आप को बहुत बैलेंस और काम रहना है. सुख में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम खुशी में उछल रहे हैं और दुख है तो बहुत ज्यादा सैड होके हम बैठे हुए हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो हमें दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करने की हमें वो क्वालिटी होनी चाहिए. कितनी भी आपकी आयु हो जीवन में, जरा पीछे मुड़कर देखिए. ना जाने कितने बार दुख सुख से बीती होगी, मतलब दुख सुख बीती होगी. कितनी ही बार हताश हुए होंगे. किसी के जाने से दुख में फूट फूट कर रोए भी होंगे. पर आने वाले जीवन में भी ऐसा होता भी रहेगा. ज्ञानी इस बात को जानते हैं. एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता, लेकिन हमें वो सिचुएशन को रियलिटी में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. श्लोक 16. नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयरोपि दृष्टोन्तस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदशिर्भिः. मतलब कृष्ण कहते हैं कि असंत वस्तु की कोई सत्ता नहीं, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं और सत्ता का कोई अभाव नहीं. इस प्रकार इन दोनों का तत्व ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है. दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य तो केवल सच का है. समझदार लोग इस बात को समझ लें. जिसका आना जाना लगा रहता है, इसके लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं है. मतलब जन्म और मरण
और मृत्यु और जन्म तो आता जाता रहता है। इसके लिए हमें शोक करना और खुश होना कोई जरूरी नहीं है। सुख गया तो दुख दरवाजे पे आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए सुख करेगा तो आने वाली खुशी के लिए जल्दी तैयार भी होना पड़ेगा। लेकिन आप ज्ञान को समझ पाएंगे कि दोनों भी भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और वो सच है, जो अजेय है, जो अमर है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। किसी का कुछ सवाल है? कुछ आवाज आ रही थी मेरे को। मैं क्या रिपीट करना ही? अच्छा रिपीट। 16वां वाला। यस। कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का तत्व ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। मतलब जो सत्ता होती है ना, वो कोई निश्चित नहीं होती। आज इसकी कुर्सी है, कल उसकी कुर्सी है, चेंज होते रहती है। और जो तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया, मतलब जो ये चीज को समझ लेता है, उसके लिए बाकी छोटी मोटी चीजों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों, जो झूठ है जिसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब जो झूठ है इन द सेंस, हम बहुत ज्यादा जो जन्म और मरण के जो मोह माया में जो हम फंसे हुए हैं, मतलब जब किसी की मृत्यु होती है और हम बहुत रोते हैं और हम उस झूठ, मतलब उस सच को भी हम सोचते हैं कि ये झूठ हो जाए, तो हमें वो चीज में फंसना नहीं है, क्योंकि वो चीज सत्य है। मरना एक दिन है ही, निश्चित ही है, तो उसके लिए शोक क्यों करना। तो जो झूठ है उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगे रहता है, मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो योगी होते हैं, जो महान होते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो जिसका आना जाना लगा रहता है, इसके लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके लिए दुख मनाने का कोई भी कारण नहीं है। सुख गया तो दुख दरवाजे पे खड़ा ही रहता है, मतलब एक बार दुख जाता है तो सुख आता है, सुख आता है तो दुख जाता है। ये कंटिन्यूशन हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं। तो आने वाली खुशी के लिए जल्दी तैयार भी होना चाहिए और जाने वाले दुख के लिए, मतलब आने वाले दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप ज्ञान को समझेंगे तो पाएंगे दोनों भी भाव झूठे हैं। मतलब ये दोनों ही मोमेंटम है, मतलब क्षणिक है दोनों चीज। सुख भी बहुत लंबे टाइम का नहीं रहता है और दुख भी बहुत लंबे टाइम का नहीं रहता है। लेकिन हम इन चीजों में इतना फंस जाते हैं कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें यही बोला है, ये सब, ये चीज का, ये इसका कोई निश्चित नहीं है, टाइम निश्चित नहीं है। तो हमें एक रियलिटी में रहना चाहिए, हमें अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम एकदम बैलेंस लाइफ जिए। हमको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत खुश नहीं रहना है, या खुशी में हमको 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम खुशी खुशी में रह रहे हैं, और दुख है तो 15-20 दिन हम दुखी दुखी में रह रहे हैं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत क्षणिक होता है। जितनी जल्दी आप इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ सेटल रहेगी। तो मूल्य तो सिर्फ यहाँ आत्मा का है, जो निरंतर और वही सच है, जो अजय अमर है। मतलब मूल्य यहाँ पर सिर्फ आत्मा का है, जो मतलब जिसकी मृत्यु नहीं है, तो सिर्फ शरीर ग्रहण करती है। तो यहाँ उसको वैल्यू दो, आत्मा को वैल्यू दो, ना कि शरीर को वैल्यू दो। मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें। 1 2 3 हाँ 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, उसके पहले एक सब लोग अपना कैलेंडर को लिखना शुरू करें, और जतिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी इसमें बताया ना कि जो दुख है सुख है वो आवाज नहीं आ रही है। जतिन हेलो। का आवाज गया घूमने, जतिन घूमने गया है। जतिन है, बोले जतिन। इसका कनेक्शन इश्यू है। हाँ जी। चलिए हम लोग हमारे कैलेंडर को लिख लेते हैं, कल के कैलेंडर को, और साथ में अगर कोई कुछ शेयरिंग करना चाहे। आई थिंक जतिन इज बैक। हाँ जतिन बोलो।
ना वही आवाज ना आ रहा था। उसको बोलो टाइप करके भेज दे। जतिन आप टाइप कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, तब तक हमारे साथ कुछ नए लोग हो तो उनका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, उनको भी मौका देते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में। कोई अगर नए हो, पहली बार इस सेशन में हो, तो आप हैंड रेज करें, अनम्यूट करके बात करें। Miss Vaishali, I think had joined, no? हाँ जी वैशाली जी है। तो वैशाली जी, वैशाली जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, यस। हाँ, मैं वैशाली कुलकर्णी। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो जस्ट मैं मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं पुणे में रहती हूँ, आई एम सिविल इंजीनियर, और मैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बोल के यहाँ पे काम करती हूँ। ठीक है, ये मुझे रीडिंग का शौक है, लेकिन बाय प्रोफेशन की वजह से मैं कभी कर नहीं पाती। लेकिन ये जो लिसनिंग का फंडा है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो आई ज्वाइन द ग्रुप, और पहला ही दिन था, लेकिन अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम वैशाली, वेलकम। थैंक यू। वेलकम वैशाली जी। थैंक यू। मुझे लगता है पुणे का नंबर तेजी से बढ़ रहा है, बाकी लोग क्या करो। बाकी लोग अपने शहरों से लोगों को लाओ, हाँ जी, है ना? ये तो बुक रीडिंग कम्युनिटी पुणे हो जाएगा। चलो जी, ग्रेट। तो कैलेंडर अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम लोग क्विकली शेयरिंग्स ले लेते हैं, किसी के कुछ शेयरिंग हो या किसी के कुछ क्वेश्चन हो। जतिन के सवाल तो आए नहीं, किसी के साथ कुछ बढ़िया हुआ हो तो पहले प्रशांत जी के लिए एक जबरदस्त तालियां कि प्रशांत जी है ना, काफी लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। वंडरफुल प्रशांत जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि प्रशांत जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत जी से थोड़ा सा सुनते हैं। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ कुमार जी का जो था उसी को फॉरवर्ड किया था, उसको मराठी में भी कन्वर्ट करके उसको फॉरवर्ड किया था, दोनों टाइम पे फॉरवर्ड किया था। और उसी में कुछ मतलब धीरज जी जो है, एक्चुअली ही इज अ बिजनेसमैन, अभी आज इसमें नहीं है लेकिन कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं। उसमें से वैशाली जी भी है और अभिजीत जी भी है, वो ही इज इन शिफ्ट राइट नाउ, तो वो जॉब पे है, तो वो भी शायद 2-3 दिन में या इसमें शायद दिखना शुरू हो जाएंगे। और आगे 2 और इंक्वायरीज ग्रुप में पड़ी है, एक दूसरे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में, वो लोग भी आई डोंट नो कि, बट आई थिंक दे विल बी गेटिंग कनेक्टेड विद इन आवर कम्युनिटी। थैंक यू। तो एक चीज जो हमारी भाषा में अगर लोगों को पहुंचा दे, वो कुछ लोग को समझ में आता है ना। तो आप सब लोग अगर इसको थोड़ा सा भेजेंगे, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपके साथ और कुछ लोगों को और बेनिफिट हो सकता है। सो थैंक्स। और किसी के शेयरिंग हो तो ले लेते हैं, कुछ अच्छा हुआ हो। मेरा आंसर तो खुद दे दो। हाँ जतिन बोलो ना। जो क्वेश्चन पूछा था अभी, क्वेश्चन तो आधा ही रह गया। क्वेश्चन आप पूरा नहीं आया आपके पास? नहीं जी, पूरा नहीं आया। कहाँ तक आया वो तो बता। नहीं, पूरा बता दो आप, पूरा बता दो। अटक गए। क्वेश्चन ये था कि सुनाई नहीं हम दिया था जतिन। जैसे क्वेश्चन ये था कि जब दुख का टाइम होता है हमें वो बड़ा लगता है और सुख का टाइम छोटा लगता है, पर उसमें बताया गया कि गीता में बताया कि दोनों क्षण भर के लिए होते हैं, पर वो दुख का टाइम हमें बड़ा क्यों लगता है, वो पूछ रहा था मैं। आया सर? दुख का टाइम बड़ा क्यों लगता है और सुख का टाइम छोटा क्यों लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। दुख के टाइम छोटा इसलिए लगता है, बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि उस टाइम हम दुखी रहते हैं, हम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते। और सुख के टाइम पे हम इतना सेलिब्रेट करते हैं,
वो मोमेंट जो रहता है ना, वो मोमेंट में इतना हम अपने आप को इतना लीन कर लेते हैं कि वो इतना इतना छोटा लगता है कि वो कब निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो ये सब दिमाग का माइंडसेट, मतलब दिमाग का खेल है ये, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। जतिन, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, दिन और पूछो। रात में कितना फर्क होता है नॉर्मली? क्या दिन और रात बराबर होते हैं? दिन तो बराबर होते हैं, टाइम बराबर होता है। टाइम बराबर वैसे होता है ना, मतलब मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो जाता होगा, लेकिन हाँ ऐसा जी, तो हाँ नहीं जी। होता ना कि रात बहुत लंबी होती है 16 घंटे की और दिन 8 घंटे का ही होता है। तो वो सर्दी में लगती है। सर्दी में लगती है ना? चलो सर्दी में लगती है, लेकिन देखो ऐसे ही है ना, दुख और सुख बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को ज्यादा दुख और किसी को ज्यादा सुख, वो उतना ही है। लेकिन अगर हाँ किसी का जब कोई दिल जला हो जाता है तो उसको रात बड़ी लंबी लगती है ना? तो आप उस सिचुएशन में ही ना पहुंचे, ठीक है? और दोनों को जब आप संभाव से लेंगे ना, तो फिर हमारे को नहीं कभी लगेगा कि दिन लंबे हैं या कभी रात लंबी है। एक होता क्वेश्चन हमारा। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच और सीक्रेट, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि उनका जो फेथ है, जब वो दुख आता है तो फेथ एकदम डामाडोल हो जाता है, ठीक है? और वो उसका डाइवर्जन किसी और चीज पे चला जाता है जो पॉजिटिव नहीं होता है, जो निगेटिविटी के तरफ झुक जाता है। तो दे आर नॉट एंजॉइंग दैट मोमेंट व्हेनेवर, मतलब उसको सुख आता भी है तो उस टाइम पे वो, उसका जो मोमेंटम है उस टाइम पे वो नेगेटिव रहता है, तो उस वक्त वो एंजॉय नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसको ज्यादातर दुखी जो है वो दुख दिखाई देता है। मतलब जैसा अपन कहते हैं ना कि चोर को सारी दुनिया चोरी नजर आती है और राजा को सारी दुनिया राजा ही नजर आती है, तो उसी टाइम पे उसको हरदम हर वक्त हर समय उसमें थोड़ा सा रह जाता है। एंड दैट इज द थिंग कि उसको दुख बड़ा और सुख थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे है जिसमें अभी मैं जो कहा अभी कि कुछ लोग ज्वाइन होने में है, तो उसमें से एक बंदा यही है जो अपना पिछला जो है कई बार उसको बोला है कि भूल जा, या तो हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जा। वो इसी वजह से उसको बताया कि वहाँ पे तेरे को ये समझ में आएगा कि हाउ टू बी लिव इन अ करंट मोमेंट सो दैट यू कैन फॉरगेट द थिंग्स व्हाट एवर बिहाइंड। वो चला गया, कल चला गया, आने वाले को तू वेलकम तो कर। दैट इज द थिंग ओवर देयर। थैंक यू। I'll add one more line. कि अक्सर दुख में ऐसा देखा जाता है कि एक इनर्शिया भी हो जाता है। दुख में अक्सर हम बस एकजुट बैठ जाते हैं और कुछ काम नहीं करते, सोच में ही डूबे रहते हैं। Whereas when you are happy, you feel energetic and you are doing a lot of things. भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, ये भी कर, वो भी कर, ऐसे कर। सो ये भी एक है। तो उसका एंटीडोट यही है कि अगर आप कुछ और एक्शन में लग जाएं, कुछ और पॉजिटिव कुछ करने लग जाएं, तो वो जो दुख का समय भी है वो कट सकता है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम अगर उस समय करा जाए तो वो दुख भी है वो बदल जाता है। कहते हैं ना कि जब आप थोड़े बिजी हो जाते हैं तो आपको अपनी पीड़ा का भी एहसास नहीं होता, पता ही नहीं लगा। तो एक्शन को अगर माइंड में रखें तो आई थिंक दुख को भी उससे काटा जा सकता है। थैंक यू। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें लिखा क्या था, क्षमाशीलता दोस्ती की जुड़ाव में सहायक होती है। पर वन ऑफ माय फ्रेंड या एक मेरा फ्रेंड था, तो उससे मैंने मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तब भी मैंने उसे सॉरी मांगी थी, मतलब हर फॉर्म में मांगी, वर्बली मांगी, रिटन फॉर्म में मांगी, तब भी मतलब उसने मतलब जो है कि माफ नहीं किया था। तो उसमें मेरी गलती उसकी हुई कि मेरी हुई? मैंने तो सॉरी से मांग ली। कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपके जब क्षमाशील व्यवहार है और आपका विनम्र व्यवहार तब भी रहेगा, तो वो अपने आप से समझ लेगा। समटाइम्स यू नो द वे द वर्ड्स आर सेड, दे आर नॉट इनफ। जैसे आप देखते हो कई लोग कैसे बोलते हैं सॉरी,
सो वो सॉरी लगता भी नहीं है। लेकिन जब हम उनके साथ बिहेव जो है वो अच्छा पोलाइटली करते हैं, तो वो अपने आप से समय से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो माफ़ी देता भी है, माफ़ करने वाला वो उसको माफ़ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो खुद से भी नाराज़ है कहीं न कहीं। तो लीव इट टू दैट, आपने अपना कर्म करा, आपने माफ़ी माँगी और उसके साथ आप बिहेव भी अच्छा करेंगे, तो आगे अच्छा ही होगा। ही विल गेट टू नो। बाकी पीपल हैव देयर ओन चॉइसेस। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बोला सुनीता जी ने। और जतिन, एक और चीज, जो क्षमाशीलता है ना, ये एक्चुअली हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है ना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपको समय हो थोड़ा सा, एक खाली ग्लास, खाली बोतल, कुछ भी ले लीजिएगा, है ना, और इसको ऐसे पकड़ के, खाली है, केवल ऐसे पकड़ के, आप ऐसे पकड़ के रखना। कितनी देर आप पकड़ के रख पाओगे, देखते रहना, है ना। और क्षमाशीलता का मतलब ये है कि आप अगर देखो, इस बोतल को ऐसे तो उठाने में खाली सी लगती है, या खाली ग्लास खाली सा रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका वेट नहीं है। लेकिन आप इसको 5 मिनट क्या पकड़ पाओगे जतिन? पकड़ लेंगे। मुश्किल लगेगा। और अगर 1 घंटा पकड़ोगे तो दर्द होने लग जाएगा। हाँ जी, हाथ दर्द करने लगेगा। नहीं, और 24 घंटे पकड़ के रखना, हाँ जी, यस। है ना। तो देखो क्या है ना, क्षमाशीलता किसके लिए है ना, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो हम बेटर रहेंगे। जिसने पकड़ के रखी है उसको दुख रहा है ना। वो दुख रहा है, उस वक्त हाथ नहीं है, वो दुख रहा है, कुछ तो है जो उसको दुखता है, ठीक है ना। तो हमें क्षमाशीलता सीखनी है। दूसरा क्या करता है, ये उसकी चॉइस हो सकती है, ठीक है। सर एक बात बोलूं बीच में मैं? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल मंच पे आके बोलें। एक्चुअली सर ना, कि जो जैनिज्म वाला सीन है ना सर, उसमें जो 10 धर्म होते हैं ना, मतलब साल में एक दिन ऐसा, 10 दिन ऐसे आते हैं सर कि वो बहुत पूजा पाठ वाले दिन होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट डे होता है सर, वो उत्तम क्षमा पे होता है। उस उत्तम क्षमा में क्या होता है कि मन वचन कर्म से ना तो हम किसी का मन दुखाएं कभी, ना कोई ऐसे अपशब्द बोले, ना कुछ अपनी तरफ से ऐसे कोई कर्म करें कि जिसके सामने वाले को दुख हो। तो मेन इसका पर्टिकुलर यही पॉइंट होता है कि आप दूसरों को भी क्षमा करें और दूसरे भी आपको हर चीज के लिए क्षमा करें। तो 10 दिन बाद जब ये धर्म के पूरे हमारे 10 दिन पूरे होते हैं, तो एक दिन हम उस दिन ये क्षमावणी क्षमा याचना दिन होता है, मच्छामी, वो जो क्षमा याचना दिन, हाँ, वो पर्यूषण के बाद होता है ना, पर्यूषण के बाद होता है वो पर्यूषण के बाद। तो वो जब 10वां दिन होता है ना, तो उस दिन क्षमावणी पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन आप जाने अनजाने में, आपसे साल भर में जो भी गलतियां हुई हो, चाहे वो आप उन पर्सन्स को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आप सबसे क्षमा कर लेते हो। तो ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है जैन धर्म में। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया, ग्रेट, है ना। तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए और लाइट रहना चाहिए। उड़ना है ना तो लाइट रहना पड़ेगा, अगर बहुत ऊंचा उड़ना है, ठीक है। बिल्कुल सर, आप क्षमा मांग के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं जीवन में। और अगर आप कड़क रहेंगे तो बस वही चीज है कि आप एक तरह से डेड बॉडी के समान होते हैं, कि जैसे डेड बॉडी कड़क हो जाती है, वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाता उसके लिए। आप क्षमा रहेंगे तो आप एकदम लिबरल बन के रहेंगे ना सर, तो लचक रहेगी तो आप किसी के सामने भी क्षमा मांग सकते हैं। तो आपके हर काम पॉसिबल होते जाएंगे सर लाइफ में। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त तालियां मोनिका जी के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो वाले चैलेंज के बाद में, चैंपियन होने के बाद में, अभी आपको देखा है हमने बहुत दिनों के बाद। सर एक्चुअली मैं परसों भी बहुत बिजी थी। जो वसुंधरा राजे सिंधिया सर, नाम सुना हो आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो पहले भी सीएम रह चुकी है राजस्थान की। और सर वो वापस से हम लोग उनका मीटिंग एक की परसों हुआ था। तो उसमें सर मैंने 5 मिनट में अपनी पोयम लिखी और सर 4000 लेडीज के सामने वो माइक पे मैंने जाके पोयम बोली अपनी। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। सर वो महिला दिवस था, उसके ऊपर बोलनी थी, तो सर बस जो भी थोड़ी बहुत बनी मेरी, वो बना के मैंने बोली सर सबके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग तो इस बुक कम्युनिटी में आने के बाद इतना सा तो सर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं हर किसी के सामने सर बात करने लग जाती।
बढ़िया जी, बढ़िया जी, तो बहुत इसके लिए बढ़िया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सभी को, धन्यवाद आप सब लोग को। मोनिका दीदी आप वो ग्रेट वीडियो मोनिका जी, भेजिएगा। great. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, मोनिका जी कोई मैंने देखा है जबरदस्त। वीडियो। जी जी मुझे भेजी थी मोनिका दीदी पर्सनली, तो आप उसे ग्रुप में भी भेजिए। बहुत अच्छा कविता आपने और पढ़ा आपकी ना जो मतलब तो आपकी जो लैंग्वेज है ना बहुत बढ़िया है, मतलब जो आपका हिंदी का अनुवाद और वो जो शब्द और आप जो यूज करते हो ना वो बहुत अच्छा है। वो मतलब हिंदी, मतलब जो हिंदी लवर है, जैसे मुझे हिंदी बहुत इंस्पायर करती है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी की कोई भी चीज सुनना या उसको वो करना, तो जब वर्ड यूज करते हो ना वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके लिए तो मैं थैंक यू बोलूंगी मेरी हिंदी वाली जो मैम थी शशि मैम, उनको। उन्होंने मेरी हिंदी बहुत अच्छे से सुधारी स्टार्टिंग से ही, तो मेरे को पता होता है कि कौन सा वर्ड मुझे कैसे कब कहाँ बोलना है, तो इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो थैंक यू। और कल से सिंपल दीदी ने कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बताया था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं 7 डेज का। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा उसमें पार्टिसिपेट करें और देखते हैं कि किस में है दम, है ना। आके वहां पे हाँ, सबको कॉन्फिडेंस। फुल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंपटीशन में होगा क्या? तो वो उस आएगा ना, हर दिन सुबह मालूम पड़ेगा क्या करना है। तो सिंपल दीदी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आज फिर से ग्रुप में डाल दीजिएगा अगर कल किसी ने ना देखा हो, है ना। अच्छा तो सर मैंने नहीं देखा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, सिंपल मैं भी दीदी डाल देंगे, ठीक है। और साथ में आज है ना सुबह सुबह हमने कुछ बढ़िया एक्सरसाइज की थी, ठीक है, बढ़िया और कनक ने एक बहुत अच्छा डांस का वो भी डाला हुआ है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि फिजिकली भी अब थोड़ा सा एक्टिव होना चाहते हैं और सुबह 5 बजे अगर उनको किसी कारण से नहीं जम रहा है तो 6:15 बजे आ सकते हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। और कल हमारे को सुखदेव जी कुछ बढ़िया है ना प्राणायाम कराने वाले हैं, तो सुखदेव जी के सेशन में आइए। और ये खास हमने बुक रीडिंग वालों के लिए अभी स्टार्टिंग किया है, लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ पे भी लोगों को लेके आएंगे। और मेंटली तो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग होना, है ना, वो भी जरूरी है। तो उसके लिए कल सुखदेव जी आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें। आप म्यूट पे हैं लगता है सुखदेव जी। जी सर, हम कल कुछ आसन करेंगे शरीर को अपने को फिट रखने के लिए, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए तो वो सुबह 6:15 पे जरूर ज्वाइन करें। हाँ जी, 6:15 पे आइए और उसके बाद में सिंपल दीदी की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप मिलने वाली है, उस पर एक्टिविटी भी करना है हमें। ठीक है जी, तो चलिए आज के समाचारों को करते हैं यहाँ पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय बच्चा, बाय बाय बाय। बाय।